मुंबई 3.0 जो प्रोजेक्ट है इसका स्केल कितना बड़ा है, इसके लिए कितनी डिटेल प्लानिंग चल रही है और ये प्रोजेक्ट आगे जाकर कितना इम्पैक्टफुल होगा, इसके बारे में लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे। गवर्नमेंट जो है सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा एलोकेट करके वहां पे हम एक नई प्लान सिटी बनाएंगे उस हिसाब से यहाँ पे काम नहीं कर रही जैसे नवी मुंबई के लिए हुआ था। यहाँ पे वो एक प्लान प्रॉपरली कैटलाइज और उसके अलावा अगर मेनली कहे तो जबरदस्ती ढकेल कर शुरू की गई इकोनॉमी डेवलप करना चाहते हैं और इसीलिए यहाँ पर जितना ध्यान रास्ते कैसे बनेंगे, इंफ्रा कैसे बनेगा, इन चीजों पे दिया जा रहा है, उससे ज्यादा ध्यान ये दिया जा रहा है कि कैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, कौन कौन सी कंपनीज आएगी, कौन से सेक्टर्स आएंगे, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, कौन सी कंपनीज आएगी, इंटरनेशनल व्यापार कैसे होगा, पोर्ट साइड डेवलपमेंट कैसे होगा। और इसीलिए मुंबई 3.0 अपने आप में काफी रोचक एग्जाम्पल बनने वाला है आज से दशक भर बाद जब ये फंक्शन करना धीरे धीरे शुरू कर देगी। और आज हम बात करने वाले हैं एरो सिटी के बारे में, जो कि मुंबई के पास बनने वाली पहली एरो सिटी तो होगी ही, लेकिन इस पूरे मुंबई 3.0 शहर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की शुरुआत का एक नोड होगा। क्या है, समझते हैं पूरी कहानी। हाल के कुछ दिनों में ही नवी मुंबई में एम्बिशियस प्रोजेक्ट को लेकर अपडेट्स तो आए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेकर ब्लैकस्टोन जैसे कई ऑल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने यहाँ पर इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया, जिसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पर देखने मिलेगी। लेकिन इन सबके बीच नवी मुंबई एरो सिटी का डेवलपमेंट हाई स्पीड ट्रैक पर आ चुका है और सिडको ने इस प्रोजेक्ट का जो मास्टर प्लान होता है, यानी जो लेआउट वगैरह बनना है, यूटिलिटी कैसी बननी है, इसके लिए RFP इशू कर दिया है। RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, यानी कि जो कंपनीज डिजाइनिंग का काम करती है, आर्किटेक्चर फर्म्स है, ये आकर अब अपने प्लान सबमिट कर सकती है सिडको को, जो कि इस शहर के लिए बाद में इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि नवी मुंबई एरो सिटी का मुंबई 3.0 में बड़ा रोल क्यों है, ये किस तरीके से एक नए बिजनेस और इकोनॉमिक हब को जन्म देगी, और सबसे जरूरी बात, क्या ये मुंबई का अगला फाइनेंशियल पावर हाउस बन सकती है। सब कुछ डिकोड करते हैं। एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव पहले समझना है हमें एरो सिटीज के बारे में। अब एरो सिटी नाम तो काफी ज्यादा बहुत हाईटेक लगता है, लेकिन ये काफी जेनेरिक नाम है। इनफैक्ट दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में एक फुल्ली ऑपरेशनल एरो सिटी है, जो एक लग्जरी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में काम करती है। यहाँ पर लग्जरी होटल्स के साथ साथ काफी हाई एंड ऑफिस पार्क्स भी देखने मिलेंगे और एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी होने की वजह से यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, गेस्ट, कन्वेंशंस बहुत बड़े लेवल पे होते हैं। लेकिन दिल्ली भी कोई बहुत पहला एग्जाम्पल नहीं था। दिल्ली के पहले अगर हम बात करें तो दुबई साउथ एक एग्जाम्पल है एरो सिटी का, जो एक फाइनेंशियल हब बन पाया और दुबई के अंदर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट CBDs में से एक है। इसके अलावा सिंगापुर के अंदर भी अगर हम बात करें तो चांगी एरो सिटी वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक्स और हॉस्पिटैलिटी का एक हब बन चुका है। और सिमिलरली भारत में टोटल 14,000 एकर्स ऑफ लैंड में 9 एरो सिटीज मौजूद है और इंडिया में कई जगहों पे इनके ऊपर काम भी हो रहा है। लेकिन सवाल फिर ये, नवी मुंबई एरो सिटी इन सबसे अलग क्यों? देखो, मुंबई 3.0 का ग्रोथ इंजन है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, NMIA। इस एयरपोर्ट के आसपास मुंबई का अगला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट डेवलप होने के लिए एरो सिटी को जन्म दिया जाएगा। वो कैसे? देखो, एक यहाँ पर सिडको ने अथॉरिटी या कहे तो प्लान फॉर्म किया है, जिसका नाम है AINA या एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया, जो कि एक इमीडिएट एरिया है एयरपोर्ट के आसपास का, जो एयरपोर्ट से डायरेक्ट बेनिफिट्स का सबसे ज्यादा लाभ उठा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एयरपोर्ट के बगल में कोई नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग बने कंपाउंड को लगकर, तो वो ऑब्वियसली एक अच्छा लोकेशन होगा कई लोगों के लिए, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट ज्यादा नहीं है। जो पर्सन, अगर एक नॉर्मल पर्सन है, कोई पायलट वगैरह नहीं है, तो वो रोज उस एयरपोर्ट जाने नहीं वाला है, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि वहां पे आना जाना जो है वो एयरपोर्ट के कारण नहीं, बल्कि उस घर है उसका किसी का, इसकी वजह से होगा, तो उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्रिएट करना मुश्किल है। ये जो नोटिफाइड एरिया है, ये रीजन इस तरीके से होते हैं जहां पर अगर स्पेशल बिजनेस को हम लगाए तो वो एक्चुअल में बेनिफिट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई 5 स्टार होटल जहां पर एयरपोर्ट से ही आने जाने वाले सब गेस्ट होंगे। इसके बाद में हो सकता है कोई कन्वेंशन सेंटर, क्योंकि वहां पे बहुत सारे बाहर के भी गेस्ट आते हैं, उनको एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी से लाभ मिल सकता है। लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री, एयर कार्गो जो होता है, वो अगर हब बनता है इस नोटिफाइड एरिया के अंदर, तो
उनको एयरपोर्ट से सबसे ज्यादा फायदा मिलता है और ये इसीलिए अलग रखना जरूरी है, जो कि किया गया है। और ये काइंड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन है, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट, सब बिजनेस के लिए मिक्सचर है। और ये जो नवी मुंबई का नोटिफाइड एरिया है, इसको 4 मेजर पॉकेट्स में डिवाइड किया गया है और इनको अलग अलग इकोनॉमिक क्लस्टर्स बनाया जाएगा। पहला होगा कमर्शियल हब, जहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिसेस, फिनटेक्स और आईटी सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट प्रोत्साहन देगी। दूसरा जो एक बड़ा सेगमेंट होगा वो होगा लग्जरी होटल्स, कन्वेंशन सेंटर्स एंड प्रीमियम रिटेल स्पेसेस का। काइंड ऑफ दिल्ली की जो एरो सिटी है उस तरीके का ये सेकंड क्लस्टर होगा। तीसरा क्लस्टर होगा एविएशन एंड कार्गो का। ये एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस क्लस्टर होगा जहां पर एरोसेंट्रिक वेयर हाउसिंग और डेडिकेटेड जोन्स रहेंगे। चौथा सेक्टर होगा एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल। अब गेस्ट वगैरह आते हैं, कन्वेंशन सेंटर्स होते हैं, तो यहाँ पर स्कोप फॉर शॉपिंग मॉल्स, सिनेमास, हाई एंड रिक्रिएशनल सेंटर्स का भी बढ़ जाता है, जो यहाँ पर एक और क्लस्टर में डेवलप होंगे। क्योंकि ये एक फुल्ली प्लान्ड इकोसिस्टम होगा, बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स दोनों यहाँ पर आएंगे, तो उनको वर्ल्ड क्लास इंफ्रा अवेलेबल होगा एयरपोर्ट के पास पे। अब इन्वेस्टमेंट एंड रेवेन्यू मॉडल क्या होगा वो समझते हैं। इंफ्रा डेवलपमेंट के साथ साथ सिडको इस प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल वायबिलिटी और रेवेन्यू मॉडल से भी सॉलिड बना रही है। एग्जांपल के लिए दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एरो सिटी का लैंड है, इसके डेवलपमेंट राइट्स एक रियल्टी फर्म को दिए हैं, जिससे गवर्नमेंट को या कहीं तो एयरपोर्ट को एक एनुअल लीज फी आती है और साथ साथ एक वन टाइम पेमेंट अरेंजमेंट भी होता है। नवी मुंबई के एरो सिटी में भी एक सिमिलर मॉडल हमें देखने को मिल सकता है, ताकि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इसकी बनी रहे, सरकार को या एयरपोर्ट को जो है इसका पैसा मिले और कंपनीज भी इसकी वजह से कॉम्पिटिटिव हो। सिडको ये इंश्योर कर रही है कि इस एरो सिटी का डेवलपमेंट एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने के साथ साथ सिंक्रोनाइज्ड हो। यानी ऐसा ना हो कि एयरपोर्ट खुल गया 10 साल बाद में एरो सिटी बन रही है, उसके ऊपर अभी ऑलरेडी यूटिलिटी बनने का काम हो रहा है और प्रोबेबली एयरपोर्ट के 2 फेजेस खुलते खुलते अच्छी खासी फंक्शनल एरो सिटी देखने मिलेगी। दूसरा कि ये बिजनेस फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट जोन्स को क्रिएट करे, पॉलिसी डिसीजन, स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट, प्रॉपर स्टेक होल्डर्स को ले आकर चीजें समझा कर काइंड ऑफ एक सेल्स प्रोसेस के थ्रू वहां पे उनको कन्विंस करना, इन्वेस्ट कराने के लिए ये एक जरूरी काम होगा। और तीसरा जो सच पे एक बड़ा जरूरी काम होगा वो होगा फॉरेन एंड डोमेस्टिक दोनों तरीके के इन्वेस्टर्स को यहाँ पर अट्रैक्ट करना। अगर इंडिया को अपनी इकोनॉमी सच में बढ़ानी है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, एफडीआई बढ़ाना पड़ेगा और फॉरेन कोलैबोरेशन या हमारी कंपनीज फॉरेन कंपनीज के साथ में ज्यादा कोलैबोरेट करे, ये जरूरी है और इसलिए ये एरिया काफी जरूरी बनेगा। तो क्या ये नवी मुंबई का एरो सिटी एक गेम चेंजर होगा? तो देखो ये BKC 2.0 बन सकता है, लेकिन देखो एयरपोर्ट के पास होने की वजह से यहाँ पे स्कोप्स अलग होते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेंचमार्क हो, क्योंकि यहाँ पर जमीन दुनिया भर की अवेलेबल है। मुंबई एयरपोर्ट के नीचे का ऑलमोस्ट सारा का सारा नोड खाली है और ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया गया है मुंबई 3.0 के अंतर्गत, तो वहाँ पे टेढ़े मेढ़े डेवलपमेंट्स कर पाना आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ देखने मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ थोड़ी वॉकेबिलिटी, साइकिलिंग, ट्रांसिट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और बाबुल जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार सेंटरिंग इंफ्रा यहाँ पर नहीं बनाएंगे। इसके अलावा देश के अंदर अगर आप देखें तो जो भी हमारे पास में दिखाने लायक सिटीज है वो हमारे मेन सिटीज के बाहर है। दिल्ली देखा जाए तो पुरानी दिल्ली है, लेकिन एक्चुअल में जो है वो गुड़गांव या आप कहे तो नोएडा वगैरह के इलाके है। सिमिलरली बेंगलोर की अगर हम बात करें तो ओल्ड बेंगलोर दिखाने लायक नहीं है कहीं पर ग्लोबली, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक सिटी और जो कई बड़े आईटी पार्क है वो दिखाने के लिए है। मुंबई की भी अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो ओल्डर मुंबई के बाहर के इलाके है वो ही ग्लोबल पावर में हमें ज्यादा आगे देखने के लिए परसेप्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पर नवी मुंबई का ये जो एरिया है ये भी बहुत ज्यादा काम कर सकता है। अब टाइमलाइन क्या होगा? 2025 में तो एयरपोर्ट का एटलीस्ट फेज 1 फंक्शनल हो जाएगा। ऑलरेडी कहा गया है प्राइवेट जेट्स इस साल के अंत से मुंबई के करंट एयरपोर्ट पे नहीं बल्कि नवी मुंबई पे पार्क किए जाएंगे। अप्रैल 17 की डेट भी दी गई है, जो कि शायद थोड़ी बहुत डिले होगी, लेकिन एयरपोर्ट इस साल पक्का खुल जाएगा पैसेंजर के लिए। तो ये उम्मीद है कि 26-27 के जो फाइनेंशियल ईयर्स होंगे वहां पर मेजर इन्वेस्टमेंट्स आते हुए नजर आएगी कमर्शियल एंड हॉस्पिटैलिटी स्पेस पे, और 2030 तक एक न्यू फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट एंड हब जो है यहाँ पर फंक्शन होता हुआ नजर आएगा। तो 4 से 5 साल एटलीस्ट शुरू होने के लिए ये प्रोजेक्ट है। जैसे दुबई, साउथ चांगी, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट सिटी एक ग्लोबल इकोनॉमिक हब बन चुके हैं, वैसे ही नवी मुंबई की भी एरो सिटी एक न्यू इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लाने की स्टार्टिंग पॉइंट में है। और आप इस प्रोजेक्ट के लिए क्या उम्मीदें रखते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।